चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला वाला वीडियो एंड हुआ था और यूरी स्मिनॉफ यानी कि गोपनीक अभी भी यूजिन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है और यूजिन यही सोच रहा होता है कि ये साला कितना हिल रहा है, बस मुझे थोड़ी ही देर लगेगी और मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन तभी गोपनीक अपने बैट की हैंडल की उल्टी साइड से यूजिन की कोहनी पर मारता है और अपने आप को यूजिन की पकड़ से छुड़वा भी लेता है। अब तुझे दिखाता हूँ साले कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। और ऐसा बोलकर वो यूजिन पर एक और जोरदार अटैक करता है, लेकिन यूजिन पानी के अंदर जाकर उस अटैक से भी बच जाता है और पूल के दूसरे साइड से निकलकर वो सांस लेता है और यही सोच रहा होता है कि अगर इसका एक भी वार मुझ पर लग गया तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। लेकिन तभी यूजिन के साथ साथ हम भी देखते हैं कि यूरी फ्लोटिंग रोप पर मस्त बैलेंस बना के बैठ गया है। आज मैं तुझे मारने वाला हूँ चूहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यूजिन यूरी को ऐसे परफेक्ट बैलेंस में देखकर यही सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी अंड बंड अतरंगी कैसी स्किल है। लेकिन तभी यूरी उस पर एक और अटैक करता है और यूजिन उससे बचने के लिए वापस से पानी में चला जाता है। ओए ओए, कब तक तू साले पानी के अंदर रहेगा? हाँ चल, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कब तक वहाँ पर अपनी तशरीफ टिकाता है। और यूजिन भाई डर के मारे सांस लेने के लिए पूल के आगे की तरफ तैरने लगता है और ऊपर गोपनीक फ्लोटिंग रोप पर दौड़ते हुए उसी को फॉलो कर रहा होता है। और पानी के अंदर यूजिन की सांस धीरे धीरे फूल रही होती है और उसे ये चीज अच्छे से पता होती है कि अगर वो पानी से बाहर निकलेगा तो गोपनीक बस अपने एक ही अटैक में उसको खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है फ्लोटिंग रोप के ऊपर और गोपनीक ऊपर से कहता है, अबे चूहे कहीं के साले 2 मिनट से ऊपर हो गया है और अभी भी तू सांस रोके हुए अंदर तैर रहा है, क्या कमाल की बात है। अबे ऊपर आना, मैं तुझे और एक कमाल दिखाता हूँ। लेकिन यूजिन पानी में तैरते हुए वापस से उससे दूर जा रहा होता है तो गोपनीक भी उसके पीछे जाने के लिए एक से दूसरी फ्लोटिंग रोप पर जंप करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूजिन ने अपने छोटे चाकू से दूसरी वाली फ्लोटिंग रोप को काट दिया होता है और गोपनीक चौंकता हुआ पानी के अंदर जाकर गिरता है। और तभी यूजिन पानी से बाहर निकलकर सांस ले लेता है और वापस से पानी में जाकर गोपनीक के साथ भिड़ने के लिए तैयार होता है। और दूसरी तरफ गोपनीक भी अपने बैट से यूजिन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और हमें ऑथर के थ्रू बताया जाता है कि पानी के अंदर की लड़ाई बाकी लड़ाइयों से अलग होती है क्योंकि पानी प्रतिरोधक होता है और इसी वजह से इस फाइट के अंदर बड़ी चीजों से अटैक करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है और होता बिल्कुल वैसा ही है। एक तरफ यूजिन अपने हाथ में चाकू लेकर उस कटी हुई फ्लोटिंग रोप को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा होता है और यूरी उस पर बैट से अटैक करता है। लेकिन वो अटैक पानी के अंदर इतना धीमा हो जाता है कि यूजिन उसको आराम से प्रिडिक्ट करते हुए यूरी के ऊपर से तैर कर निकल लेता है और यूरी के गले में बांध देता है उसी फ्लोटिंग रोप की रस्सी को और पानी के अंदर डुबा डुबा कर उसका कुत्ता बना देता है। एंड देन हम देखते हैं कि पानी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है और अचानक से वहाँ से यूजिन बाहर निकलता है, यानी कि छोटे यूजिन ने गोपनीक का काम 25 कर दिया होता है और वो बाहर निकलते हुए यही कह रहा होता है, कभी भी किसी को उसके साइज के ऊपर जज नहीं करना चाहिए साले, तू तो मुझसे भी ज्यादा बच्चा निकला। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेचल को जो मैरी को बचाते हुए कुछ भाड़े के टट्टुओं से निपट रही होती है। यानी कि ये सारी चीजें एक ही टाइम पे चल रही है, मतलब कि शॉन डिमिट्री से जिस टाइम पे लड़ रहा था उसी टाइम पर यूजिन गोपनीक से लड़ता है और उसी टाइम पर रेचल भी मैरी को बचाते हुए भाग रही होती है। रेचल घायल होने के बावजूद भी काफी सारे बंदों को डाउन कर देती है और मैरी अपनी फटेहाल हालत में रेचल से ये पूछ रही होती है कि रेचल क्या तुम ठीक हो? अब लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है और हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। नहीं, हम इनसे निपटेंगे और इन्हें मार मार कर नरक में भेजेंगे जैसा कि हमें ऑर्डर मिला था। और ये मत भूलो कि शॉन भी अकेला डिमिट्री के साथ लड़ रहा है और उसके मुकाबले ये लोग तो कुछ भी नहीं है। हम इतनों को तो संभाल ही सकते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास ये गोलियों की आखिरी मैगजीन ही बची है, लेकिन डेड मेंशन के ऑर्डर हमारे लिए सब कुछ है, तो हम यहाँ पर मरते दम तक कोशिश करेंगे। और रेचल की ये मोटिवेशन से भरी थोड़ी बातें सुनकर मैरी उससे फोन में देखते हुए कहती है, बेयरफुट के डिमिट्री और यूरी दोनों हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड दुश्मन है। मैं अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ, मैं देखती हूँ काश मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे हम उनसे लड़ सके। लेकिन रेचल मैरी से कहती है कि ऐसी गंदी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती मैरी, तुम डेड मेंशन की प्रोडक्ट हो। लेकिन मैरी उसे बताती है कि वो जो भी हो
लेकिन असलियत में अभी हम इंजर्ड है। लेकिन तभी रेचल अपनी गन को तैयार करते हुए ये बोलती है कि मैरी, मुझे एक बात बताओ, जब हमने तुम्हें डिमिट्री से बचाया तब तुम होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मान लेती हूँ कि डिमिट्री के बारे में तुम जानती हो, लेकिन उन लोगों के साथ यूरी नाम का एक और बंदा है, और वो भी बैरफुट से, ये तुम्हें कैसे पता? और रेचल की ये बात सुनकर मैरी अपनी भोली शक्ल की चुप्पी तोड़ती है और हंस के ये कहती है, उप्स, सॉरी, लगता है मैं पकड़ी गई। यानी कि मैरी यहाँ पर आने से पहले ही एनिमीज की साइड से मिली हुई है और अपनी इंजरी का नाटक करके इन लोगों का पोपट काट रही है। क्यों और आखिर किस लिए मैरी? तुम डेड मेंशन के कंट्रोल में हो, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जवाब दो मैरी, ये मेरा ऑर्डर है। हमने वो ढूंढ लिया रेचल, हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मैं इस परेशानी से बहुत पहले से दूर होना चाहती थी। और ये सब सुनकर रेचल फुल शॉक में होती है कि आखिर ये क्या हो गया। और 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास करने के लिए मैरी ने किसकी मदद ली? और मैरी रेचल को बताती है, जीरो, वो वापस आ चुका है। और ये नाम सुनकर रेचल के भी तोते उड़ जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मैरी फटाक से रेचल की गन में से उस आखिरी मैगजीन को निकाल देती है। एंड तभी रेचल काफी ज्यादा गुस्से में मैरी पर अटैक करती है, लेकिन मैरी उसी मैगजीन को रेचल के ताजे घाव पर मारकर पीछे हट जाती है। लेकिन फिर भी रेचल मैरी से यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम वो नाम कैसे जानती हो? लेकिन तभी रेचल के पीछे से कोई आकर उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। यहीं पर रुक जाइए मोहतरमा, आज के लिए आप कुछ ज्यादा ही तबाही मचा चुकी हो। और ऐसा बोलकर एक हट्टा कट्टा बंदा रेचल के सर को पीछे से पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। और मैरी ये सारा तमाशा देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। और तभी वहाँ पर एक भाड़े का टट्टू आकर मैरी से कहता है, आखिर इतनी सारी देर क्यों लगी तुम्हें ये काम करने में? हम कब से वेट कर रहे थे। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। तो अब यहाँ का काम खत्म हो चुका है मेरे प्यारे अंकलों, अब दूसरी जगह पर जाओ और वहाँ का काम निपटाओ। हम शॉन को इतनी देर तक वेट नहीं करने दे सकते। और रेचल के बुरे तरीके से डाउन होने के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 17 की शुरुआत होती है और हमें वही कन्वर्जेशन दिखाई जाती है जो चैप्टर नंबर 11 में यूनहो की माँ और जोसेफ के फादर के बीच में हो रही थी, जहाँ पर जोसेफ का फादर यूनहो की माँ को कन्वेंस कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके शॉन को खत्म कर दे। लेकिन यूनहो की माँ जोसेफ के फादर को जवाब देती है कि तुम पेरेंट्स कहलाने के लायक नहीं हो, और वो उसके सामने ही उस चाकू को दूर फेंक देती है। ये काफी ताज्जुब की बात है बुढ़िया, ना ही तो सेटलमेंट लेना चाहती है और ना ही बदला, और ऐसे हालातों में हाथ पर हाथ धर के बैठी रहने वाली तू अपने आप को एक पेरेंट कहती है। लेकिन यूनहो की माँ सीधा उसके मुंह पर एक चमेट मार देती है। मैंने सोचा था कि चीजें काफी बेहतर तरीके से होगी, लेकिन तो अब मुझे काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है। और तभी हम देखते हैं कि उस क्लासरूम का दरवाजा खोलकर वहाँ पर काफी सारे भाड़े के टट्टू आ जाते हैं और जोसेफ का बाप फिर आगे बोलता है, जैसा कि मैंने कहा, हर काम में एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी कि यूनहो की मॉम के साथ यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शॉन को, जो अपनी फोटो को अपने जेब में रखता है और यही सोच रहा होता है, इस सांड साले ने मेरी कमर की बैंड बजा दी, लेकिन इससे भिड़ने में एक अलग तरीके का मजा आया मुझे। आखिर कौन ही ये सोचेगा कि मैंने अपने प्रिंसिपल की ऑफिस में एक रशियन मर्सिनरी को पेला है। लेकिन ये सब सोचने के चक्कर में शॉन एक बात से अनजान होता है कि सीसीटीवी के थ्रू कब से उस पर नजर रखी जा रही है। और इस टाइम पे शॉन के दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि आखिर ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे नॉर्मल लोगों के हाथ थे, ये मर्सिनरी लोग कैसे लगे, क्योंकि ये हाई लेवल के मर्सिनरीज किसी सब्जी मंडी की सब्जियों की तरह थोड़ी ना बिकते हैं। और इतना सोचकर शॉन को समझ में आ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कि इतनी आसानी से ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यानी कि कोई तो ऐसा है जो हम में से ही इनके साथ मिला हुआ है। और शॉन का ये शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि तभी तो हमने मैरी को 69 डिग्री पलटी मारते हुए देखा। शॉन रेचल के पास ऐसे भगते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसको बीच में कुछ भाड़े के टट्टू मिल जाते हैं जो हथियारों के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं। यानी कि इन लोगों ने इंतजाम तो बढ़िया किया होता है। ओए, ये रहा वो पीले बालों वाला। लेकिन ये बंदा कुछ आगे बोलता उससे पहले शॉन का घुटना इसके मुंह पर आकर लगता है और शॉन कहता है कि साला पीले बालों वाला क्या होता है, मेरा नाम भी है, और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ अभी खेलूं। और ऐसा बोलते हुए शॉन ने तो 2-3 लोगों को निपटा दिया होता है और बचे हुए भाड़े के टट्टुओं में से एक शॉन के ऊपर गन फायर कर देता है।
लेकिन शॉन ने काफी इजीली उसके साइड में खड़े बंदे को उसके सामने कर दिया होता है कि ले भाई तू इसको मार। और इसके बाद शॉन एक खतरनाक सी टेक्निक को यूज करता है जिसमें वो काफी तेजी के साथ उस गन वाले बंदे की तरफ जाता है और अपनी एल्बो स्ट्राइक के जरिए उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और शॉन की स्पीड यहाँ पर बिजली की तरह होती है और उसकी ताकत होती है बिल्कुल एक जंगली भालू की तरह। और अपनी इसी ताकत के साथ वो उस गन वाले बंदे के सर पे एक हैमर पंच मारता है और इस पंच का नाम होता है आयरन फिस्ट। मतलब शॉन के पास ऐसी कई ज्यादा टेक्निक और स्किल्स है जो उसने अभी तक शोकेस नहीं की है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेचल को, जिसको अभी अभी होश आया है और वो खुद को किसी चीज से बंधा हुआ पाती है। ओह तो तुम उठ ही गई रेचल। मैरी तू साली कुतिया कहीं की, आखिर तूने हमको धोखा क्यों दिया। शांत हो जा रेचल, मैंने तुम लोगों को कोई धोखा वोखा नहीं दिया। मैं बस तुम सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि आखिर डेड मैंशन की सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट कौन है। लेकिन रेचल को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर मैरी क्या कहना चाहती है। कि जैसा हमारे डायरेक्टर डैडी ने कहा था कि डेड मैंशन की सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट शॉन है। और यहाँ पर हमें मैरी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेड मैंशन का वो डैडी उसके सर पे हाथ रख के यही चीज बोल रहा होता है कि शॉन बाकी बच्चों से अलग है बेटा, इसीलिए वो ग्रेटेस्ट है। और अगर तुम्हें उसकी तरह बनना है तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी मैरी। और मैरी इस बात से अभी इतनी ज्यादा परेशान इसीलिए होती है क्योंकि वो शॉन से पहले से चिढ़ रही होती है कि आखिर इतनी पुरानी बात को तुम लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो। क्योंकि शॉन तो इतने सालों से गायब था और उसने कोई मिशन भी पूरे नहीं किए और अभी उसका करंट वर्जन देखकर यही लगता है कि ये कोई जंडू बच्चा है। और एक तरफ मैं हूँ जिसके पास उससे कहीं ज्यादा अकल और स्किल्स है। और इसी के जरिए मुझे एक बात पता चली रेचल कि लेजेंड वेजेंड कुछ नहीं है, बस डेड मैंशन के द्वारा बनाई गई एक स्टोरी है। और रेचल के फोरहेड को छूते हुए वो कहती है मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर डैडी अपनी गलतियों को कवर अप करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने शॉन को एक गलती के चलते खो दिया था, तो इसीलिए उन्होंने उसे एवेई लेजेंड कहना शुरू कर दिया। और ये सुनकर रेचल मैरी के ऊपर अपने दांतों से अटैक करती है। अरे अरे रेचल, मैं समझती हूँ कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन इससे अच्छा ये है कि तुम सबके सब बड़े वाले गधे अपनी गलतियों को मान लो। लेकिन मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम लोग नहीं मानोगे और इसीलिए मैं अपने डायरेक्टर डैडी को ये दिखा कर रहूंगी कि उनकी लेजेंड वाली स्टोरी सिर्फ उनके द्वारा बनाया गया एक बकवास झूठ है और असलियत में उनकी ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट तो मैं हूँ। और मैरी अपने बारे में जब ये सारी बकवास कर रही होती है तब रेचल की नजर पड़ती है वहाँ के मॉनिटर्स पर जहाँ पर सीसीटीवी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। और वहाँ पर वो देखती है शॉन को और शॉन को कम्प्लीटली फाइन देखकर रेचल के मुंह के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और मैरी शॉक होकर रेचल से ये पूछती है कि आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या थी, आखिर तुम हंस क्यों रही हो। तो रेचल मैरी से कहती है कि ये तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो मैरी कि जो तुम सोच रही हो वो पूरे तरीके से गलत है। ये और कुछ नहीं, बस जलन है जो तुम्हें शॉन से हो रही है। आखिर तुम कौन सी फालतू की ये बातें कर रही हो, आखिर कौन सा कवर अप डेड मैंशन ने किया है। और रेचल की ये बातें सुनकर मैरी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और पलटकर यही कहती है कि ये तो मुझे पहले से पता है कि तुम लोग इस बात को नहीं मानने वाले। लेकिन तभी रेचल उससे कहती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैरी, तुम शॉन के आगे नहीं टिक पाओगी क्योंकि तुम पहले से ही एक फॉल्टी प्रोडक्ट हो जो ज्यादातर बक की ही बकचोदी कर सकता है। और ये सुनकर मैरी अचानक से ट्रिगर हो जाती है और अपने बैग में से गन निकालकर रेचल पर शूट कर देती है और वो गोली रेचल को बस छू कर ही निकली होती है। ये मेरी लास्ट वार्निंग है रेचल, मेरे पास उतनी तो ताकत है कि मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ दे सकती हूँ। अगर एक बार और तुमने अपने गंदे मुंह से मुझे फॉल्टी प्रोडक्ट कहा तो तुम्हारे सर पर बनी इस निशानी को मैं एक छेद में कन्वर्ट कर दूंगी। लेकिन रेचल अभी भी उसे रोस्ट ही कर रही होती है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से तू शॉन से कभी आगे नहीं निकल सकती। पर उनकी इन्हीं बातों के बीच वहाँ पर ब्योंगू अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आ जाता है। माफ करना कि मैं तुम लोगों की बातों के बीच में आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम है कि मैं चीजों को अच्छे तरीके से समेटूं और तुम्हें इस तरीके से देखकर लगता है कि तुमने अपना काम बखूबी किया है। लेकिन मैं इस रेचल की बच्ची को और ज्यादा तड़पाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी गोलियों ने मेरे कई आदमियों में छेद किए हैं। लेकिन तभी बीच में मैरी उससे पूछती है कि आखिर तुम अपने गाल को इतना क्यों सहला रहे हो, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। वेल ब्योंगू इस चीज को बताता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर युनहो की माँ ने एक चमेट मारा है और अभी ब्योंगू ने युनहो की माँ को बेहोश करके उसी क्लासरूम पर बिठा दिया होता है
और यूनहो को कुछ भाड़े के टट्टू ले गए होते हैं स्कूल के टेरेस पर, और ये सारा काम करवाया होता है जोसेफ के बाप ने। तो मैरी उसे थैंक्स कह रही होती है कि तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, इसके लिए अंकल जी आपका थैंक यू। लेकिन तभी ब्योंगवू के पीछे खड़ा उसका बॉडीगार्ड जो कि सस्ता मैनेजर किम है, वो ब्योंगवू के मुंह को क्लोरोफॉर्म के रुमाल से दबा देता है और उसे कुछ ही सेकंड्स में बेहोश भी कर देता है। बुरा मत मानना चेयरमैन, लेकिन मुझे काफी बढ़िया सा ऑफर मिला है और आप तो जानते ही हो कि बड़े लोग अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यानी मैरी ने इसको भी डबल क्रॉस कर दिया होता है और बेहोश होते हुए ब्योंगवू के पास आकर मैरी कहती है, अबे उल्लू के पट्टे अंकल, तेरी जरूरत मुझे तभी तक थी जब तक तू शॉन को यहाँ पर लेकर आया, और अब तू बस देखता जा, क्योंकि यहाँ पर अब जितनी भी तबाही होगी ना, उन सब चीजों का इल्जाम मैं तेरे सर पर ही डालूंगी। मैं इसे एक ऐसा इंसिडेंट बना दूंगी जिसमें एक पागल पिता अपने बेटे के साथ हुई चीजों का बदला लेने के लिए स्कूल में तबाही मचाता है। मतलब धोखों की लड़ी लग गई है यार इस चैप्टर में। वेल, हम देखते हैं कि ब्योंगवू को इस तरीके से निपटाने के बाद मैरी पलटते हुए ये कहती है, तो आखिर अब शॉन कहाँ पर छुपा हुआ है, चलो देखते हैं। लेकिन तभी उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि सारे सीसीटीवी कैमरास काम ही नहीं कर रहे, और ये देखकर मैरी के मुंह पे 12 बज जाते हैं और उसके पीछे से रेचल उसे कहती है, डेड मेंशन के पास कुछ इतने ज्यादा खास बच्चे हैं जिनकी एबिलिटीज तुम्हारी कल्पना से परे है, और उन बच्चों को अनोखा बनाता है उनका टैलेंट। हमने ऐसे ही किसी बच्चे के नाम के आगे ग्रेटेस्ट नहीं लगाया। तुम्हारे केस में तुम एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट हो। तो मैरी रेचल को बीच में ही ऐसे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मैरी, जब तुम डेड मेंशन में आई थी तो शॉन उससे पहले ही एक ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट बन चुका था, जिसके पास तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ साथ और भी कई ज्यादा एबिलिटीज है, और ये सारी चीजें तुम्हारे डेड मेंशन में आने से पहले हुई थी। इसीलिए तुम नहीं जानती कि आखिर वो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्यों है। और रेचल के इतना बोलते ही उस पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है, और वो सस्ता मैनेजर किम अपने मोबाइल में ऐसे देख रहा होता है कि क्या सच में आज लाइट जाने वाली थी, मेरे को तो कोई खबर नहीं मिली। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर की सीलिंग ऐसे धीरे धीरे टूट रही है, और वो सीलिंग तोड़ते हुए शॉन सीधा उस पर लैंड करता है, जिसकी वजह से मैरी भी एकदम शॉक हो गई होती है कि आखिर ऐसे कौन एंट्री लेता है। और शॉन उस सस्ते मैनेजर किम पर वही आयरन फिस्ट को मारता है, और रेचल ये सब देखकर यही सोच रही होती है, उन सारे बच्चों से बढ़कर डेड मेंशन के पास अपना एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोड नेम शॉन, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है और हमें दिखाया जाता है शॉन का पूरा परिचय। कोड नेम शॉन AKA पार्क शी-होन, डेड मेंशंस ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट एजिन 1। वेल, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शॉन का पास्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेड मेंशन के डैडी उसको कहीं पे ले जा रहे होते हैं और बातों बातों में ही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, और वो शॉन को बताते हैं वैसे तो डेड मेंशन के सारे बच्चे ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन शॉन तुम्हारा लेवल उनसे काफी ज्यादा अलग और ऊपर है, और तुम्हारे जैसी टॉप नॉच स्किल वाला बच्चा ही इस पूरे डेड मेंशन का सबसे बेस्ट बच्चा माना जाएगा। तुम एक मास्टरपीस हो शॉन, जिसे हमने बनाया है। तुम डेड मेंशन के फर्स्ट नंबर के मास्टरपीस हो शॉन। और हम देखते हैं कि डैडी शॉन को एक टैटू आर्टिस्ट के पास लेकर आए हैं, जो ऑब्वियसली डेड मेंशन का ही टैटू आर्टिस्ट होगा, और इसी ने शॉन के कंधे पर वो 1 लिखा हुआ टैटू बनाया होगा। वेल, हम इस पास्ट के सीन में छोटी मैरी को भी स्पॉट करते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शॉन का नंबर 1 बनना उसे पसंद नहीं आया। और यहाँ से हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, और शॉन मैरी के हिडन स्पॉट पर पहुंच गया होता है, और रेचल शॉन को चिल्लाकर बताती है कि मैरी ही वो गद्दारी करबे है जिसने ये सब किया है। आपको बताने की जरूरत नहीं थी रेचल, मैं तो पहले से जानता था कि इसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और शॉन अब बिल्कुल रेडी होता है कि वो अब मैरी की अच्छे से खबर लेगा, लेकिन मैरी उसे वापस से पोक करती है कि क्या तुम एक लड़की पर हाथ उठाओगे शॉन। और ऐसा बोलकर वो अपनी जेब में से एक नाइफ निकालती है और तुरंत ही शॉन पर अटैक करती है, और शॉन उसके अटैक से बच रहा होता है, और बचते बचते यही सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैरी मुझ पर अटैक कर रही है, और वो भी डेड मेंशन का होने के बावजूद, यानी कि सच में उसने 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को बाईपास कर दिया है। लेकिन अभी के लिए मुझे फाइट पे ध्यान देना होगा।
ऐसा सोचकर वो काफी स्पीड में मैरी की तरफ जाता है और मैरी पर एक अटैक भी करता है और उसे ये बताता है कि अब ये बात को मत भूलना कि तुमने मुझ पर पहले अटैक किया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तो मैरी एक फटका खाने के बाद शॉन से कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी ताकत से नहीं जीत सकती। और इतना बोलते ही मैरी काफी स्पीड में शॉन की साइड में आती है और उसके गले पर हाथ डालकर एक खतरनाक सी स्मैक मारती है। और मैरी का ये मूव काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जिससे शॉन भी काफी मुश्किल से बचता है। और रेचल ये देखकर कहती है आखिर ये कौन सा मूव है, ये तो हमने डेड मेंशन में कभी सिखाया ही नहीं है। और इन दोनों को ऐसे चौंका कर मैरी उस रूम में से भाग जाती है, लेकिन रेचल चिल्लाकर शॉन को बताती है जल्दी करो शॉन, तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा, क्योंकि इन सारे लफड़ों के पीछे कोई और है जो मैरी से ये सब करवा रहा है। और शॉन ये सोच रहा होता है कि कोई और, लेकिन कौन? अरे जल्दी करो, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज जल्दी करो। तो शॉन भी काफी स्पीड में मैरी का पीछा करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में यही चीजें चल रही होती है कि आखिर इन सब के पीछे कौन होगा जो मैरी को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। और वो जो भी है उसे अच्छे से पता है कि आखिर उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को कैसे बाईपास करना है। हम देखते हैं कि मैरी साइंस लैब का डोर खोलकर अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन शॉन चिल्लाकर उसे कहता है ओए मैरी रुक जा, मुझे बस तुझसे बात करनी है। अरे भागना बंद करो यार, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। और शॉन देखता है कि मैरी के हाथों में साइंस लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बॉटल्स है। आखिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं भाग रही थी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ऐसा बोलकर वो उन केमिकल्स को हवा में उछाल देती है, जिसकी वजह से एक तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। और शॉन यही सोच रहा होता है कि इतनी छोटी सी चीजें और इतना बड़ा धमाका। और इस ब्लास्ट के धुएं को सूंघकर शॉन को ये पता चल जाता है कि इसके अंदर सोडियम मेटल, रेड फास्फोरस और एमोनिया है। और ये पूरी साइंस लैब ऐसे कई सारे केमिकल्स से भरी पड़ी है। और इसी ब्लास्ट के रिएक्शन से पूरी लैब के अंदर धुआं और धमाके होने लगते हैं। एंड इसी के बीच मैरी अपने एरो नाइफ के थ्रू शॉन पर अटैक करती है। और मैरी के 1-2 अटैक तो शॉन को लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से शॉन को ये रियलाइज होता है कि मैरी उसकी सारी फाइटिंग स्टाइल को सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। अब शॉन भी किसी चीज को उठाकर एज ए वेपन यूज करना चाहता है, लेकिन मैरी उसे वो करने से भी रोक लेती है। शॉन, मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम जब भी डिसएडवांटेज में होते हो तो अपने आसपास की किसी भी चीज को उठाकर तुम उससे अटैक या फिर डिफेंस करते हो। और मैरी वहाँ पर पड़े एक अर्थ ग्लोब को हाथ से उछालती है और ये कहती है कि तुम अकेले नहीं हो जो ये कर सकते हो। और उसी ग्लोब से शॉन का ध्यान भटकाकर उस पर एक और जोरदार अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शॉन के हाथ में काफी ज्यादा गहरा घाव बन गया होता है और वहाँ से खून भी निकल रहा होता है। और लैब में हो रहे धमाकों के चलते शॉन की जैकेट भी जलने लगती है, तो वो उसे निकालकर मैरी के ऊपर फेंकता है और लैब से बाहर भाग जाता है। और यहाँ पर हम उसके काफी सारे ब्लड लॉस को देख सकते हैं। अरे यार, जितना मैंने सोचा था मेरा उससे भी ज्यादा खून बह चुका है। लगता है कि मैरी एक ही घाव पर बार बार मारने के लिए एक्सपर्ट है। और हम देखते हैं कि शॉन अभी स्कूल की लाइब्रेरी में आया है और उसके दिमाग में ये सारे ख्याल एक साथ चल रहे होते हैं। और उसे याद आती है वही बात जो उसको रेचल ने कही थी कि ये सारी चीजें शॉन तुम्हारी ही वजह से हुई है। और शॉन अभी इस चीज को रिग्रेट कर रहा होता है कि कैसे उसकी वजह से यूनहो और उसकी माँ पर मुसीबत आ गई और एक नॉर्मल से स्कूल के अंदर मर्सिनरी घुस गए। और इससे भी ऊपर वो अभी तक उनको रोकने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। मैरी शॉन के खून के धब्बों का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है। शॉन, आखिर तुम कहाँ हो? इतना सारा खून निकलने के बाद तुम्हारी बत्ती तो गुल हो गई होगी। क्या तुम जिंदा हो या टपक गए? और हम देखते हैं शॉन को, जो एक बड़े से बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ होता है। और मैरी उसे चिल्लाकर यही बता रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो शॉन, तो एक बात को अच्छे तरीके से जान लो कि तुम ग्रेटेस्ट नहीं हो और ना ही कभी थे। तुम्हारा होना ही एक तरह का छलावा है जो डायरेक्टर डैडी ने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बनाया है। मैं ये जानती हूँ कि उनसे ये गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने तुमको ये टाइटल काफी इजीली दे दिया। उन्होंने उस वक्त पर जरा भी परवाह नहीं की कि आखिर भविष्य में आने वाला कोई और बच्चा तुमसे ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकता है। और ऐसा बोलते हुए वो फटाक से शॉन की लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि वहाँ पर तो शॉन है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो एक स्टेपलर पड़ी है और बस खून के कुछ धब्बे हैं। और तभी शॉन उसके पीछे से आकर उसे कहता है, आज तो तूने बहुत बकबक कर ली मैरी, आखिर तुम इतना भौंकती ही क्यों हो? और मैरी पलटकर काफी स्पीड में एक और अटैक करती है, लेकिन शॉन ने इस बार एकदम इजीली एक बुक से इस अटैक को रोक लिया होता है। और मैरी देखती है
कि शॉन के जिस हाथ पर उसने इतना बड़ा घाव दिया था वहाँ पर शॉन ने स्टेपलर लगाकर उस घाव को सील कर दिया है और उसका खून भी बहना रुक चुका है। और शॉन उससे कहता है कि इससे पहले कि तुम ग्रेटेस्ट मास्टरपीस वाली और भी ज्यादा बकचोदी करो, ऐसा बोलकर वो मैरी के जबड़े पर एक तनतनाता मुक्का मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें पहले बेसिक सीखने चाहिए थे। और मैरी एक ही मुक्के में टप्पा खाते हुए दूर जाकर गिरती है और बस ये एक ही मुक्के में मैरी की सारी चुल निकल गई होती है ग्रेटेस्ट बनने की। और शॉन उसे कहता है, क्या तू जानती नहीं है कि तू अभी लाइब्रेरी में है? तो अब ऐसे ही चुपचाप से मेरे सवाल का जवाब दे, आखिर किस तरीके से तूने उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास किया। और शॉन के इस खतरनाक लुक के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाती है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि शॉन के सिर्फ एक ही मुक्के ने मैरी को ढेर कर दिया होता है और मैरी इस पूरे टाइम पर यही सोच रही होती है कि क्या शॉन सच में डेड मेंशन का एक लेजेंड है, क्या यही ग्रेटेस्ट है और क्या यही एक मास्टरपीस है जो डेड मेंशन ने बनाया है। और शॉन उसका मुंह पकड़कर उससे 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास करने का तरीका पूछ रहा होता है। तो मैरी उसे हंसते हुए कहती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हो चुके बच्चे सीख सकते हो। और शॉन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे अब सच में लग रहा होता है कि सच में कोई ऐसा रास्ता एग्जिस्ट करता है जिससे वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास कर सके। तो तुम उसे जानना चाहते हो शॉन, उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के पीछे का सीक्रेट। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरी के पास्ट को, जहाँ पर एक रईस फैमिली ने मैरी को अडॉप्ट किया होता है और मैरी उनके लिए एक गुड चाइल्ड बनकर उनका सारा काम करती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स लेवल की थियरीज को सॉल्व करना, कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूला को सही करना और भी कई सारी दिमाग को थका देने वाली चीजें। शुरुआत में मैरी को अपने नए मॉम एंड डैड की तरफ से काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन टाइम बीतने के साथ मैरी जैसे इन लोगों के अंदर घुलने लगती है तो वो कई बार अपनी मॉम की थियरीज के अंदर काफी सारी गलतियों को पॉइंट आउट करती है। तो धीरे धीरे मैरी की मॉम का मूड खराब होने लगता है और मैरी का नया फादर मैरी पर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा होता। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अपने काम के प्रेशर के चलते मैरी की नई मॉम काफी देर से उठती है और मैरी उसे बताती है कि मदर जब आप सो रही थी तब मैंने सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करके उसके सीक्वेंस के वाइज रख दिया है। और उसकी मॉम भी ये सब देख रही होती है कि आखिर इतनी सी छोटी बच्ची ने इतना कॉम्प्लेक्स काम कैसे कर दिया। और इसी दौरान वो मैरी से पूछती है कि मैरी आखिर तुम्हारे फादर कहाँ चले गए। तो मैरी कहती है कि फादर मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए। क्या सच में ऐसी बात है मैरी? अगली बार से याद रहे कि तुम उनको पूछोगी कि आखिर वो कहाँ पर जा रहे हैं। और एक खास बात, उन पर जरा ध्यान दो और पता लगाओ कि वो आए दिन कहाँ पर जाते रहते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मैरी ने ये काम भी काफी अच्छे से किया होता है। उसने अपने ही फादर की जासूसी की होती है और वो सारे सबूत अपनी मॉम को दिखा रही होती है। ये जो फोटो में फादर के साथ है वो 28 साल की कोई औरत है और उनको ट्रैक करने पर मुझे ये पता चला कि वो लोग आउटस्कर्ट नाम की एक होटल में गए हैं, रूम 307 में। बस चुप हो जाओ, मैं और सुनना नहीं चाहती। और ये बोलकर उसकी मॉम कॉफी पीने ही जा रही होती है, लेकिन तभी उनके अच्छे के लिए मैरी उनको भाषण देने लगती है। मॉम प्लीज रुक जाइए, ये कॉफी आपके लिए इतनी भी अच्छी नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल के चलते आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हो और आपकी तबीयत भी खराब है। और अगर अभी आपने इसको पिया तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। और मैरी के मुंह से ये हाई फाई वर्डिंग सुनकर उसकी माँ उसको एक जोरदार चमेट मार देती है। तो उस साली चूहे की लैंडी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती है क्या? मेरा काम क्या तू मुझसे अच्छे तरीके से कर पाएगी? तू ही वो आस्तीन का सांप है जिसके घर में आने के बाद ये सब बखेड़ा शुरू हुआ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेड मेंशन का वही चर्च, जहाँ पर मैरी ये सारी बातें डेड मेंशन के डैडी को बता रही होती है। यानी कि मैरी के ये वाले पेरेंट्स ने उसे अपनी कमांड से रिलीज करके डेड मेंशन में वापस भेज दिया है। और उस घर में मैरी के साथ जो भी कुछ हुआ वो सारी चीजें वो अभी डैडी को बता रही होती है। हाँ मैं समझ गया मैरी, लेकिन ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि वो लोग तुम्हें रिटर्न कर दे। इसमें कोई भी दिल दुखाने वाली बात नहीं है मैरी। दुनिया में इतने घटिया लोग होते हैं बेटा जो हमेशा अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को देखना पसंद नहीं करते। मैं समझता हूँ तुमको, आखिर तुम इन सारे डेड मेंशन के बच्चों में से सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट जो हो। तो हम एक काम करते हैं मैरी, क्यों ना तुम अपना सारा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ डेड मेंशन के लिए ही यूज करो। समझ गई ना मैरी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? और मैरी ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश होती है
और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मैरी ये सारी बातें अभी शॉन को बता रही होती है। यानी कि इतने सारे सालों के दौरान जब शॉन डेड मेंशन में नहीं था तो पूरे के पूरे डेड मेंशन के अंदर मैरी के नाम का सिक्का चलता था, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है। लेकिन शॉन की जिंदा होने की खबर के चलते डेड मेंशन के अंदर मैरी का ऑरा ही खत्म हो गया। अबे साली बहन की पकौड़ी, आखिर तू ये क्या बक रही है? मैंने तो बस तुझसे यही पूछा कि मुझे उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के बारे में बता, तो तू ये बकबक करके इतना टाइम क्यों लगा रही है? और तभी मैरी शॉन के उस हाथ को काट लेती है जिस हाथ से शॉन ने उसको पकड़ा था। अबे साली कुत्ती कहे की इतना ज्यादा पीटने के बाद भी और ज्यादा मार खाना चाहती है। और ये बोलते हुए शॉन काफी ज्यादा गुस्से में अपना आयरन फिस्ट वाला मुंह ही मैरी पर मारने वाला होता है, लेकिन मैरी अपने पैर के पंजे से उस मुंह को बीच में ही रोक लेती है। यानी कि मैरी इतनी सारी बकबक करके अपने आप को रिकवर कर रही थी और रिकवर होने के बाद वो मौका देखकर शॉन पर अटैक कर देती है। जैसा कि हमें पहले बताया गया कि यही है सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट। और फाइनली यहाँ पर मैरी फुल सीरियस मोड में आ जाती है और शॉन पर धनाधन अटैक्स की बारिश कर देती है, जिससे ऑब्वियसली शॉन भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। सोचते रहो शॉन, लेकिन तब तक मैं तुमसे जीत जाऊंगी। और मैरी ने शॉन को अपनी एक टेक्निक से गिरा दिया होता है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन शॉन एक किताब को बीच में लाकर उस अटैक से बच जाता है और उसी किताब में मैरी का हथियार फंसाकर उसे वेपनलेस कर देता है। और ये चीज भी शॉन ने काफी ज्यादा स्पीड में की होती है। यानी कि मैरी समझ गई होती है कि शॉन के पास एक अलग ही लेवल की ताकत और स्पीड है, लेकिन शॉन अभी डिसएडवांटेज में होता है क्योंकि वो नीचे गिरा हुआ है। तो मैरी उस पर पूरा का पूरा बुक शेल्फ ही उल्टा करने वाली होती है, लेकिन शॉन काफी फुर्ती से पीछे हट जाता है और मैरी उसके तरफ बढ़ते हुए वापस से बकबक करना शुरू कर देती है। मतलब वापस से वो किसी अलग टॉपिक पर बात करते हुए शॉन को मैनिपुलेट करेगी और मौका देखकर उस पर वापस से अटैक भी करेगी। लेकिन शॉन उसकी स्ट्रेटेजी को अब समझ चुका होता है, तो वापस से वो उसी जाल में नहीं फंसेगा। और यही सारी चीज सोचते हुए शॉन ऐसे थोड़ा सा बीच में रुक गया होता है और इसी बात का फायदा उठाकर मैरी वापस से उसके नजदीक आती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। और वो एक किताब के जरिए शॉन के उसी घाव पर अटैक करती है जिसको शॉन ने स्टेपलर करके पैचअप किया था। एंड शॉन रियलाइज करता है कि मैरी उसको मारते हुए लाइब्रेरी की बाउंड्री तक ले आई है। तो तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना शॉन? यानी कि तुम में उतनी भी अकल नहीं है कि तुम ग्रेटेस्ट कहला सको। और ऐसा बोलते हुए मैरी एक और खतरनाक सा अटैक करती है शॉन के ऊपर और शॉन उस अटैक को अपने दोनों हाथों से डिफेंड करता है, लेकिन इसके चक्कर में शॉन का वो पूरा घाव वापस से खुल चुका होता है और उसमें से काफी ज्यादा खून भी बह रहा होता है। लेकिन शॉन भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो वहाँ पर पड़ी एक वुडन चेयर को उठाकर सीधा मैरी पर दे मारता है और मैरी इस अटैक से बचने के लिए पीछे हो गई होती है। तो वो चेयर वहीं पर टूट जाती है, लेकिन उस चेयर के एक डंडे जैसे हिस्से को शॉन अपने हाथ में ले लेता है और शॉन भी यहाँ पर धीरे धीरे काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से पंच मारकर वो वहाँ पर एक शोकेस के कांच को तोड़ देता है। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शॉन के पास्ट को, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर उसे ये बता रही होती है, इस मार्शल आर्ट को तुम अपने तरीके से ढाल सकते हो, अपने दोनों हाथों में किसी भी तरह का हथियार लेकर, और इसीलिए ये टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर इस टेक्निक को तुमने ज्यादा ही रेंज में यूज कर लिया तो तुम्हारे अपोनेंट का अंत होना तय है। अब जो लोग इस लेडी के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक रशियन वॉर हीरो है और इसका नाम है अलेक्जेंडर सोफिया और ये मर्दाना औरत पीटीजे यूनिवर्स के लेजेंड्स में से एक है। वेल हम देखते हैं कि शॉन ने अपने हाथ के अंदर एक नुकीला कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ होता है जो बिल्कुल एक चाकू की शेप में होता है और शॉन ने उस पर अपनी ग्रिप एक पेपर के जरिए बनाई होती है और उसके दूसरे हाथ में होता है उस चेयर का टूटा हुआ डंडा। और मार्शल आर्ट्स की इस तकनीक का नाम होता है अलेक्जेंडर्स कालियार्नेस। और मैरी की शॉन को इस पोज में देखकर फट जाती है कि आखिर शॉन अलेक्जेंडर्स की कालियार्नेस के बारे में कैसे जानता है, लेकिन वो बेचारी कुछ सोच पाती उससे पहले ही शॉन बिजली की तेजी से उसके पास आकर उसे 8-10 अटैक मार चुका होता है। यानी कि शॉन की स्पीड यहाँ पर डेड मेंशन के ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट की सोच से भी परे है। वो सोच पाती उससे पहले ही शॉन ने उस पर 8-10 अटैक बजा दिए और ये टेक्निक्स और अटैक्स कोई जैसे तैसे नहीं थे। जैसा कि सोफिया ने कहा था कि अगर तुमने इसे ज्यादा रेंज में यूज किया तो तुम्हारे अपोनेंट का अंत होना तय है। लेकिन हम जानते हैं कि शॉन असलियत में डेड मेंशन का लेजेंड है, तो उसका दिमाग इतना तो पावरफुल है कि ऐसे ताकत के नशे को वो खुद पर हावी ना होने दे। तो शॉन मैरी के गले के पास उस कांच के टुकड़े को रखकर वहीं पर रुक जाता है
और मैरी यहाँ पर कम्प्लीटली बेहोश हो गई होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन मैरी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि मुझे इस खतरनाक टेक्निक का यूज करना पड़ा, और वो भी एक झूठी बात को जानने के लिए। वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स और उनको बाईपास करने का तरीका, ये सारी चीज बस एक झूठ और बकवास है। अगली बार से मैं याद रखूंगा कि मैं ऐसे बहकावे में ना फंसूं। वेल, हम देखते हैं कि मैरी बेहोशी की हालत में रोते हुए चर्च वाले अपने डेड मेंशन के डैडी को याद कर रही होती है। और हम देखते हैं डेड मेंशन के उसी चर्च को जिसके अंदर किसी ने अभी कत्लेआम मचाया होता है, और उस बंदे के हाथ में होती है कटाना, और उसने डैडी को अपने घुटनों पर बिठा दिया होता है और नंगा करके उनकी पीठ पर एक स्लाइस भी मार दी होती है। और इस बंदे की छुपी हुई हंसती शक्ल के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 20 की शुरुआत में हमें वही भाड़े के टट्टू दिखाए जाते हैं जो यूनहो को स्कूल के टेरेस पर लेकर आए थे। और अभी हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बहुत जल्द बारिश भी हो जाती है। और वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि क्यों ना इस लैंडी बच्चे को यहाँ पर निपटा दे और हम लोग वापस से अंदर चले जाए। आखिर कब तक हम लोगों को ऐसे पागलों की तरह यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। और तभी एक बंदा यूनहो के पास जाकर ये कहता है, मैं जानता हूँ बच्चे कि तू हमारी बातें सुन रहा है। और वो यूनहो को घसीटकर उस टेरेस की रेलिंग के पास ले जाता है और बोलता है, हम यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं और तू साले हमारी बातें सुन रहा है। और हमें ऑथर के द्वारा बताया जाता है कि यूनहो बेचारे को ये पता ही नहीं है कि आखिर वो कैसी सिचुएशन में फंसा है, क्योंकि रेलिंग के पास आने के बाद उसे वही सारी चीजें याद आ रही होती है जो उसके साथ जोसेफ ने की थी। और इसी ट्रॉमा के चलते वो बेचारा वहीं पे उल्टी कर देता है। एक तो ये साला बारिश गिर रही है और ऊपर से ये भड़वन जी का उल्टी कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टेरेस पर एंट्री मारता है छोटा यूजिन, जो ऑब्वियसली यूनहो को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आया है। और यूजिन यूनहो को देखकर यही कहता है कि जितना मैंने सुना था भाई, तू तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा है, कतई खत्म किस्म का इंसान। और यूनहो की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। अरे चिंता मत करो बले भैया, मैं यूनहो स्नैक शॉप का एक पुराना कस्टमर हूँ। लेकिन यूजिन को देखकर ये भाड़े के टट्टू इतना तो समझ गए होते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये डेड मेंशन से है। लेकिन वो लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही यूजिन इन पर अटैक करके काफी स्पीड में निकल चुका होता है। और ये देखकर यूनहो की फटी पड़ी होती है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हुआ इतनी जल्दी। और वो देखता है कि एक बंदा अभी भी बचा हुआ है और वो इस छोटे यूजिन पर अटैक करने के लिए अपनी गन निकाल रहा होता है। और अभी भी यूजिन बिना डरे अपने से 5 गुना ज्यादा बड़े बंदों के सामने भिड़ रहा होता है। वो बच्चा वो भी खतरे में है और वो शायद मुझे बचाने के लिए आया है, लेकिन वो गुंडा उसे गोली मार देगा। अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा लूजर क्या ही कर सकता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे ने यूजिन पर अपनी पिस्तौल तान दी होती है और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर यूजिन गलती से स्लिप हो जाता है क्योंकि उसका एक पैर अभी भी इंजर्ड है जिस पर गोपनिक ने अटैक किया था। और उस बंदे के गोली चलाते ही हम देखते हैं कि यूनहो ने उस बंदे को धक्का मार दिया होता है और यूजिन को बचाने के लिए वो उसके कान को काट लेता है। लेकिन तभी वो बंदा अपने पिस्तौल को यूनहो के सर पे रख देता है, पर तभी यूजिन काफी स्पीड में आकर उस पिस्तौल को लात मार के उसे दूर फेंक देता है। और वो यूनहो को कहता है कि तुम उतने भी ज्यादा यूजलेस नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल के पार्किंग में एक ब्लैक वान को, जिसके अंदर मैरी को होश आता है और उसके सामने होती है रेचल। तो तू जाग गई कुतिया, अगर तू मर भी जाती तो भी मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और मैरी रेचल से यही पूछ रही होती है कि क्या मैं सच में हार गई और शॉन कहाँ है। हाँ, वो मुझे ये कहकर गया है कि वो कहीं पर अपनी जैकेट निकाल कर भूल गया है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो असलियत में उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए गया है। तो अब से मैरी, यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं ही पूछूंगी। हाँ, तो सरप्राइज मत होना, ये बस एक तरह का ट्रूथ सीरम है और अगर जानकारी निकालने के लिए मैंने तुमको इसके कुछ और शॉट्स दिए तो तुम यहीं पर निपट जाओगी। तो जवाब दे साली, आखिर तेरा प्लान क्या है? इसका जवाब तो मैं बिना इस सीरम के भी दे सकती हूँ रेचल, तो अपने कान खुले रख के सुन लो। मैं पूरे करंट डेड मेंशन को खत्म करना चाहती हूँ और वो भी नॉल के साथ मिलकर। और ये नाम सुनकर रेचल वापस से शॉक हो जाती है। क्या नॉल जिंदा है? हाँ रेचल, वो जिंदा है और तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करता है। उसने ये कहा कि वो माफी चाहता है कि वो अचानक से वहाँ से चला गया, तुम्हारे माथे पर ये अजीब सा निशान देकर। मैं सही कह रही हूँ ना? डेड मेंशन का असली लेजेंड कोई और है जिसको तुम कब से छुपा रहे हो। वो नॉल अभी भी जिंदा है। और इतना सुनकर रेचल की फट चुकी होती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शॉन को
और वो स्कूल की लॉबी में भगता हुआ युनहो की मॉम को ढूंढ रहा होता है और उसे वो मिल भी जाती है और वो बेचारी बेहोशी की हालत में युनहो का नाम ही पुकार रही होती है। वेल शॉन अंदर जाने के लिए जल्दी से दरवाजा खोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको कुछ पुराने पल याद आते हैं कि युनहो की माँ ने उसको आखिरी बार क्या कहा था और रैचल ने इन सारी चीजों के बारे में शॉन से क्या बोला था, और यही सोचकर वो उदासी से वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूजिन आया होता है और वो भी युनहो को रेस्क्यू करके, और शॉन को यहाँ पर देखकर युनहो भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। लेकिन यहाँ तक आते आते यूजिन ने उसको शॉर्टकट में बता दिया होता है कि असल में जो पार्क शिहुन है वो असलियत में डेड मेंशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का लेजेंड है, और तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए इसने काफी सारे गैंगस्टर्स और मर्सिनरीज को खत्म किया है। पार्क शिहुन या फिर शॉन, आखिर तुम हो कौन, और ये सब अचानक से मेरी जिंदगी में क्या होने लगा है? क्या ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम हमारी लाइफ में हो? मुझे बताओ शिहुन, आखिर ये सब क्या चल रहा है? लेकिन तभी यूजिन देखता है कि युनहो की मॉम तो बेहोश होकर क्लासरूम में बैठी हुई है, तो वो उनको मदर मदर ऐसे चिल्लाकर उठा रहा होता है। और इसी बीच युनहो भी काफी जल्दी से अपनी मॉम के पास चला जाता है, और तभी शॉन उस लॉबी की डार्कनेस के अंदर एक डरावने डार्क ऑरा को फील करता है। तो वो तुरंत ही यूजिन से कहता है, यूजिन जल्दी से युनहो और उसकी मॉम को सेफली यहाँ से बाहर निकालो और जाकर सीधा रैचल से मिलो, वो स्कूल के पार्किंग लॉट के अंदर है। और यूजिन शॉन से पूछता है कि क्या हो गया भाई, आराम से करते हैं ना, अभी तो ऑलरेडी हमने सब कुछ निपटा दिया है। युनहो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। और युनहो यूजिन और अपनी मॉम के साथ शॉन को ये कहते हुए वहाँ से निकल लेता है कि पार्क शिहुन, तुम्हें सारी चीजें मुझे बतानी होगी। और उन लोगों के जाने के बाद शॉन पलटता है और कहता है, अब तुम बाहर आ सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम कब से वहाँ पर रुके हुए हो। और हम देखते हैं कि उस लॉबी की डार्कनेस में से एक पागल जानवर के ऑरा के साथ कोई बाहर आता है। वाह वाह, तू तो काफी ज्यादा सेंसिटिव निकला रे, पीले बालों वाला और बुरी आंखों वाला शॉन। क्या तू सच में लेजेंड है? क्योंकि मैंने सुना था कि ये लोग तुझे लेजेंड वगैरह कुछ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन देखने में तू मुझे काफी ज्यादा लैंडी लग रहा है। अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि तू काफी ज्यादा भयानक होगा। और शॉन उससे पूछता है, अबे साले आखिर तू है कौन? जैंग ह्योन, मेरा नाम है जैंग ह्योन। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब जिसने भी लुकिज्म की स्टोरी को फॉलो किया है और जो लोग ये जानते हैं उनको कुछ हद तक ये पता चल गया होगा कि आखिर ये बच्चा कौन है जो इतने खतरनाक ऑरा के साथ उस डार्कनेस से बाहर आया। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि पीटीजे के यूनिवर्स के इस अंडरवर्ल्ड में काफी सारे गैंग्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं में से एक गैंग होती है हॉस्टल गैंग, और उस गैंग का लीडर होता है एक साइकोपैथ ऑली वैंग, जिसने अपने ऑब्सेशन के चलते एक बच्चों की पूरी सेना बनाई होती है, जिनमें सारे बच्चों का नाम होता है एली जैंग। और उन सारे बच्चों को वो चोरी करना, अपना ही एक्सीडेंट करके पैसा कमाना, ऐसी सारी चीजें सिखाता है। लेकिन एक गैंग वॉर के अंदर ऑली वैंग बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है, और इसी वजह से वो वाली हॉस्टल गैंग का नामो निशान खत्म हो जाता है, और उन सारे बच्चों को एक और पागल कपल एडॉप्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन एक बच्चा वहीं पर रह जाता है जो ऑली वैंग को सच में अपना आइडल मानता था। लेकिन ऑली के मरने के बाद वो बच्चा अपनी नई राह पर निकल पड़ता है, और अभी जो हमने जैंग ह्यूंग को देखा वो वही बच्चा है जिसे साइकोपैथ ऑली वैंग ने बनाया है, एक जीता जागता जंगली जानवर जो सड़कों से उठ कर आया है, जो शायद से इस मानवा के अंदर और भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। अब चैप्टर नंबर 21 की शुरुआत में हमें रशिया के साइबेरियन रीजन का एक गांव दिखाया जाता है, और इसी गांव के अंदर बेयरफुट की ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है, और उस बेस का नाम होता है बेयर केव। एंड अभी डेड मेंशन के 2 मेंबर्स यहाँ पर एक मामले पर बात करने के लिए आए होते हैं, और इस वाले बंदे को तो हमने शॉन के पास्ट में भी देखा था क्योंकि इसी ने शॉन का वो टैटू बनाया है। वेल, इस बंदे का नाम होता है विंसेंट, और ये डेड मेंशन का आर्चिविस्ट होता है। और अभी ये लोग बेयरफुट के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफिसर ब्यूल्गा के साथ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जो भी ये राड़ा चल रहा है उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे डेड मेंशन के लिए सबसे जरूरी और खास मिशन के अंदर बेयरफुट के लोगों ने अपनी नाक घुसेड़ी। और विंसेंट यहाँ पर ये भी कहता है कि हमारे डायरेक्टर डैडी काफी सालों से तुम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम लोग पैसों के चक्कर में इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे।
और विंसेंट की ये थोड़ी कड़वी बातें सुनकर बेयरफुट का टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर साशा डेनिशोव अचानक से ऐसा कहता है कि सालो हमने कब तुम्हारे साथ ऐसा अलायंस बनाया है, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस। वेल विंसेंट यहाँ पर उसे कहता है कि भाई ठंडा पाले, तुम सालो डेड मेंशन के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इतना फला फूला है क्योंकि हम तुम्हारे सबसे बड़े क्लाइंट है, हम तुमको वक्त वक्त पर काम देते हैं और वो हो जाने पर तुम्हारे मुंह पर पैसा फेंक कमाते हैं। और अगर साले तुझे इस बात का प्रूफ चाहिए तो अपने नंबर 1 से पूछ ले। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बेयरफुट का नंबर 1 जिसका नाम होता है इगोर, और वो इसी लफड़े को अपने तरीके से सुलटाने के लिए फ्लाइट में कहीं पे जा रहा होता है। वेल इस बेयर केव के अंदर मामला थोड़ा गर्मा गया होता है और फाइट होने ही वाली होती है, लेकिन तभी बेयरफुट के वो मेंबर्स ये नोटिस करते हैं कि इस पूरी जगह को सिल्वर थ्रेड से घेर लिया गया है। और इतना ही नहीं, उन लोगों के ऊपर पूरी डेड मेंशन के प्रोडक्ट्स की सेना लगी हुई है। और ब्यूल्गा कहता है तुम लोग जानते हो ना कि ऐसा करना पाप है, तुम एक तरीके से इनको ऐसा बनाकर अब्यूज कर रहे हो। और अपनी गन निकालते हुए वो कहता है कि अगर तुम लोग ये करना चाहते ही हो तो चलो भिड़ लेते हैं। लेकिन तभी उसकी साइड में एक बच्चा आकर लैंड करता है। अबे साले अचानक से डरा दिया मेरे को। और विंसेंट उस बच्चे को कहता है कि यार मैंने तो तुझे कमांड दी ही नहीं, तो आखिर तो नीचे क्यों आया। और वो बच्चा उसे बताता है अरे विंसेंट भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कांटेक्ट डेड मेंशन में किसी के भी साथ नहीं हो रहा, यहाँ तक कि हमारे डैडी के साथ भी नहीं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वही कटाना वाला बंदा दिखाया जाता है जिसने डैडी को नंगा करके उनकी पीठ पर एक स्लाइस मारकर बिठा दिया था। और तभी एक बेयरफुट का ऑफिसर ब्यूल्गा के पास भागता हुआ आता है और उसे भी एक खबर देता है। और ये खबर उनके नंबर 1 के बारे में होती है जो हमें अभी नहीं बताई गई कि क्या है। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और शॉन और जेंग्युन आमने सामने होते हैं। यानी कि पिछली पूरी रात शॉन ने बिना रुके फाइट ही की है और वो अभी जेंग्युन को देखकर यही सोच रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो ऑरा महसूस हुआ था क्या वो इसका था। लेकिन तभी जेंग काफी स्पीड में शॉन के ऊपर एक ब्राजीलियन किक मारता है, लेकिन शॉन अपने दोनों हाथों को बीच में लाकर उसे रोक देता है। लेकिन इस किक का इम्पैक्ट उसे एक हथौड़े की तरह लगता है। वाह, तू तो ब्लॉक करना भी जानता है, मैं तो यार बस तुझे यहाँ पर एक ही मुंह में सुलाने आया था। लेकिन तभी शॉन उस पर काफी तेजी से एक पंच मारता है, लेकिन जेंग उसका हाथ पकड़कर उसे आकिडो स्टाइल में घुमा देता है। और ये आकिडो उसने सीखा होगा एली जेंग से, और एली जेंग को ये आकिडो सिखाया था गन पार्क ने। मतलब यार लुकिज्म के साथ इसका कितना परफेक्ट कनेक्शन दिखाया गया है। वेल अब इसी लॉबी के अंदर इन दोनों की घमासान फाइट चल रही होती है और जेंग शॉन पर लाते बजाते हुए उससे बोलता है मैंने सुना था तू लेजेंड या मास्टरपीस तू जो भी है, लेकिन इसी वजह से मुझे तेरे साथ लड़ने की तलब थी, लेकिन तू तो मेरे बिग डैडी के लेवल का भी नहीं है। और बिग डैडी से इसका मतलब होता है ऑली वैंग, कहा था ना वो भी पूरे हॉस्टल का बिग डैडी था। और शॉन ये सारी बातें सुनकर यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन से डैडी की बात कर रहा है। अबे साले अचानक से ऐसे बीच में आ गया और अभी मैरी की तरह बकबक करे जा रहा है। अबे लपड़ झंडेस, तू जानता भी है कि तेरे सामने कौन है? मैं डेड मेंशन का एक लेजेंडरी गुड चाइल्ड हूँ और तू मुझे अपने बूढ़े डैडी के साथ कंपेयर कर रहा है। ये चीज अब मुझे पसंद नहीं आई साले। और ऐसा बोलकर शॉन गुस्से में उसको खिड़की पर पटक देता है और हम देखते हैं कि खिड़की टूट गई होती है, लेकिन फिर भी वहाँ से आवाज आती है। वाह वाह, तूने तो सच में मुझे यहाँ से फेंक कर मारना चाहा। और हम देखते हैं कि जेंग वहीं पर पकड़ बनाकर बैठा हुआ है। तो तूने कहा डेड मेंशन का गुड चाइल्ड, लेकिन तू गुड बिल्कुल भी नहीं है साले। और जेंग काफी स्पीड के अंदर शॉन के मुंह पर एक स्लैम मारता है। हाँ, कभी कभार मेरा खुद पर काबू नहीं रहता, लेकिन जीरो ने मुझे कहा था कि इसकी बिना मारकटाई किए इसे यहाँ से ले जाना है। कहीं गलती से मैंने इसे मार तो नहीं दिया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस से पार्किंग लॉट में और हम देखते हैं मैरी को। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है रेचल, तेरे पास अभी भी ऑफर है। अगर तू हमसे मिल गई तो तुझे काफी बेहतर ओहदा मिलेगा। और रेचल उसे कहती है अबे साली अपना मुंह बंद रख, क्या तुझे जरा भी परवाह नहीं है कि मैं तुझे अभी भी मार सकती हूँ? तू यहाँ पर बची हुई इसीलिए है क्योंकि एक बड़ा इंसान यहाँ पर आ रहा है। वो यहाँ पर आकर तेरी और डिमिट्री की फैलाई हुई गंदगी को तुम लोगों के साथ ही साफ कर देगा। मतलब कि यहाँ पर बेयरफुट के उसी नंबर 1 की बात हो रही होती है जो फ्लाइट में बैठकर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन मैरी रेचल को कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला रेचल, क्योंकि हमने इस पार्टी के लिए अपने अलग से धमाके प्लान किए हुए हैं और शायद से वो धमाके अभी तो हो भी चुके होंगे। और तभी रेचल के ईयरपीस पर एक आवाज आती है
वो बेयरफुट का इगोर अभी समंदर में मिल चुका है और वो आवाज मैरी को भी कहती है, माफ करना मैरी, थोड़ी सी देर हो गई बेटा। और रेचल फुल शॉक होती है। वेल ये आवाज उसी नोल नाम के बंदे की होती है और इसी का दूसरा नाम है जीरो, जिसने बेयरफुट और डेड मेंशन इन दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कस लिया है। और वो कहता है, रेचल रेचल, आखिर मेरी बहना कैसी है? मेरे लिए तो काफी शर्म की बात है कि मैं तुमको जेल में मिलने नहीं आ पाया, क्योंकि माफ करना मैं थोड़ा गलती से इधर उधर निकल गया था। और रेचल जीरो से पूछती है कि आखिर तुम डेड मेंशन के डैडी की लाइन से कैसे बात कर रहे हो? अरे बहना, ऐसा ना कहना, एक काम करो, तुम्हें क्यों नहीं पूछ लेती उनसे? हमारे शुगर दद्दू अभी मेरे सामने नंगे बैठे हुए हैं। और ये सुनकर मैरी की फट जाती है और मैरी जीरो से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये वादा किया था कि तुम हमारे डैडी को कुछ नहीं करोगे। अरे मैरी मेरी छोटी चूही, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाई? मेरा तो बस एक ही गोल था, डेड मेंशन को डिस्ट्रॉय करना। तो इस हिसाब से तुम लोगों के डैडी की बजाना तो बनता ही है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मैरी, क्योंकि तुमने इन गधों को बेयरफुट के पीछे उलझा रखा और पीछे से मैं अपना काम करता गया। और हम देखते हैं बेयरफुट के हेडक्वार्टर में कि इन सभी का एक साथ काफी गंदा वाला पोपट हो गया होता है और इसी वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले होते हैं। यानी कि जीरो ने मैरी को चारा बनाया और उसे जाल में फंसाकर उसी से ये सारी चीजें करवाई है। और आखिर में जीरो मैरी को कह देता है, माफ करना, मैंने तो झूठ बोला था। और इन सारी चीजों की वजह से अभी मैरी सदमा गैंग की एक परमानेंट मेंबर बन गई होती है। और यहाँ से सीन वापस से उसी बेयर केव के अंदर जाता है जहाँ पर अभी राड़ा होने वाला होता है। लेकिन ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब उन महान लोगों को मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ता है। और इसी के साथ बेयरफुट के इस हेडक्वार्टर में एंट्री होती है एक मर्दाना औरत की और वो कहती है, अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं उसको याद दिलाऊंगी कि आखिर मैं कौन हूँ। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुमको बनाने वाला भगवान कौन है? और अपने सामने खली के लेडी वर्जन को देखकर बिलगा के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, क्या मुसीबत है, मैंने सोचा नहीं था कि आप खुद इस मामले को संभालने के लिए आएगी, महान सोफिया। और हाँ, यही है सोफिया अलेक्जेंडर, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब हाँ, लुकिज्म से वो यहाँ पर अलग दिखती है, बिल्कुल ही गीगा चैड, लेकिन असलियत में यार ये है उस लेवल की। और सोफिया उन लोगों से कहती है, अच्छा हुआ कि तुम रुक गए वहीं पर, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम लोगों की क्या हालत करती। अब अपने तुच्छ हथियार नीचे फेंक दो, इससे पहले कि वो तुम्हें ही तकलीफ दे। और जरा मर्यादा रखो और डिसिप्लिन से पेश आओ, क्योंकि तुम सब एक औरत के सामने हो। और यहाँ हमें सोफिया का टाइटल दिखाया जाता है, सोफिया अलेक्जेंडर द वॉर हीरो। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यानी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पर जा रही है। वेल, चैप्टर नंबर 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोफिया बेयरफुट के बेस में पहुंच चुकी है। तो ये चीज ब्यूल्गा को थोड़ी सी खटकती है और इसीलिए वो बोलता है, क्या इन्हें यहाँ पर बुलाना जरूरी था? अबे सालो डेड मेंशन वालों, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है हमारे सामने, तो इसीलिए तुमने यहाँ पर एक अलेक्जेंडर को बुला लिया। अबे ओ पागल, जबान संभाल के बात कर। और सच कहूँ तो हम लोगों ने इनको नहीं बुलाया। लेकिन सोफिया इन दोनों के साइड में आकर कहती है, एक समय था जब मैंने डेड मेंशन की मदद की थी, लेकिन अभी तुमने क्या कहा कि मैं इनके बुलाने पर यहाँ आई हूँ? और सोफिया के खतरनाक लुक को देखकर इन दोनों के गोटे मुंह में आ जाते हैं। और अब ज्यादा ये लोग अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करवाना चाहते, तो ये लोग हथियार को साइड में रख के चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और सोफिया वहाँ पर रखे बड़े काउच पर आकर बैठती है। और वो छोटा बच्चा जो फुदक के नीचे कूदा था, वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लेडी कितनी पावरफुल होगी। वो दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। वेल, सोफिया आगे इन सबको बताती है, मैं यहाँ पर किसी की साइड लेने नहीं आई, मैं बस तुम्हारे लिए भविष्य में होने वाली कुछ चीजों की चेतावनी लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी जो चीजें चल रही है वो सिर्फ डेड मेंशन और बेयरफुट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो बाहर आ चुका है। डेड मेंशन का नकारा हुआ मास्टरपीस, जिसके राज को डेड मेंशन ने अभी तक छुपा के रखा था। नोल, यही नाम है उसका। और ये नाम सुनते ही उस हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी लोग थे वो सब कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। वेल, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है शॉन की स्कूल, जहाँ पर शॉन को जेंगह्युन ने काफी गंदा स्लैम मारा होता है। लेकिन इससे भी शॉन को कुछ नहीं हुआ होता। वो उल्टा जेंग से यही पूछ रहा होता है, आखिर वो जीरो कौन है साले, और वो क्यों मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है।
ओ तो तू जानना चाहता है, तो एक काम कर, मुझसे हार मान ले और मेरे साथ चल। मैं बस तुझे अभी इतना ही बता सकता हूँ। लेकिन इसी बात के बीच शॉन जैंग के हाथ को काट लेता है और इस पैनल को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि जैंग ने अपने हाथों में जो बैंड को बांधा है वो ऑली वैंग का ही हेडबैंड है, जिसके साथ जैंग ने अपने सफर की शुरुआत की थी। तो उस बैंड को बचाने के लिए जैंग अपना हाथ काफी तेजी से पीछे खींचता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो बैंड तो शॉन के पास ही रह गया। एंड शॉन थूकते हुए यही बोलता है कि छी, क्या खा लिया मैंने, तू यार क्या पहन के घूमता है, मेरे मुंह के अंदर आ गया ये। और जैंग वो वापस लेने के लिए शॉन पर काफी तेजी से अटैक करता है, लेकिन शॉन इस बार इस अटैक से बच जाता है। ओए, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, वो मुझे वापस कर। और कसम से बता रहा हूँ यार, इस लुक के अंदर जैंग बिल्कुल लीवाई एकरमैन की तरह लग रहा है। और वो काफी तेजी से शॉन के हाथ से वो वापस ले लेता है। एंड शॉन भी लाइक, हाँ भाई ले ले, मेरे को भी कोई काम नहीं है इतनी गंदी चीजों का, और मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि तुझ जैसे गरीब को इस चीज के पीछे ललचाता फिरूं। लेकिन मुझे एक बात बता जैंग, कि जिस चीज को बचाने के लिए तू इतना पागल है, आखिर ये है क्या? और हम देखते हैं जैंग के फोन पर नॉल का कॉल आया होता है। और भाई छोटे, अपना काम हुआ कि नहीं? और जैंग उससे कहता है कि हाँ सही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहीं तुमने किसी को गुस्से में आके पेल तो नहीं दिया वापस से? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे जंगली पने वाली फाइट मत करना। तुमको अच्छे से याद है ना कि हमारे बीच में एक वादा हुआ है कि अगर तुम मेरे लिए फाइट करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम उस बंदे के साथ लड़ रहे होंगे। लेकिन छोटे, अगर तूने शॉन को अभी मार दिया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ माफ करना नॉल, लेकिन ये बंदा शॉन, तुमने जो बताया था ये उससे काफी ज्यादा अलग है। मतलब मैं यहाँ पर स्किल की बात नहीं कर रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये साला तो सिर्फ दिखने में ही एक लकड़बग्गा लगता है। फैशन सेंस इसके अंदर जीरो है, और बाल तो देखो कतई हैरी पॉटर का झाड़ू। और शॉन यही बोल रहा होता है कि सालो तुम लोग मेरे लुक से ही क्यों मेरे को जज करते हो? तो नॉल यहाँ पर जैंग से पूछता है कि क्या सच में शॉन इतना ज्यादा लैंडी बच्चा है? काफी ताज्जुब की बात है। अब पता लगाओ कि क्या वो किसी पेरेंट की कमांड में है। लेकिन जैंग नॉल की इस बात पर उसे बताता है कि अगर मैं ये सारी चीजें करने गया तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो नॉल उसे कहता है चलो कोई नहीं, लेकिन एक बार तुम ट्राई करके तो देखो। हाँ चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन मैं सह लूंगा। और नॉल जैंग से कहता है कि अगर शॉन के पेरेंट्स तुम्हें कहीं पर भी दिखे तो जाओ और उन्हें सीधा मार ही देना। और नॉल की ये बात सुनकर पता नहीं क्यों अचानक से शॉन ट्रिगर हो जाता है और काफी ज्यादा स्पीड में जैंग के मुंह पर एक मुक्का मारता है। और इस मुक्के की वजह से जैंग ने विमल थूक दी होती है, और शॉन का ये मुंह इतना ज्यादा तेज था कि उसे पता ही नहीं चला कि आखिर शॉन इतना करीब आकर उसको कब मारा। लेकिन अगले ही सेकंड शॉन अपना पैर ऊपर उठाता है और जैंग के ऊपर एक खतरनाक सी हील राइजम मारता है। पर जैंग इस बार पीछे हट गया होता है और वो देखता है कि जहाँ पर शॉन की हील राइजम लैंड हुई है वहाँ का फ्लोर भी टूट चुका है। और शॉन इतनी जल्दी कैसे ट्रिगर हो गया ये उसको खुद को भी नहीं पता होता। और जैंग नॉल से कहता है, अरे यार तुम तो सही निकले, जो तुमने कहा था वो मैं मानता हूँ। ये साला सच में अब मुझे डेड मेंशन का लेजेंड लग रहा है। और हाँ, जो बात तुमने बताई थी वो बिल्कुल सही है, ये हमारे प्लान में काफी ज्यादा काम आएगा। लेकिन एक तकलीफ है कि अभी अच्छी खासी सुबह हो चुकी है। तो नॉल जैंग को बताता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, अब वहाँ से निकल जाओ, अब हम और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर तुम शॉन को वहाँ से निकाल भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे काम भी आएगा। एक काम करो, उससे दूरी बनाए रखो और उसे ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि असली चीज की शुरुआत अब हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि यूजिन चिल्लाता हुआ शॉन के पास आता है कि शॉन भाई काफी बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारा प्यारा डेड मेंशन काफी ज्यादा खतरे में है। और शॉन उस जगह पर पलट कर देखता है जहाँ पर जैंग ह्यून था। तो उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि जैंग वहाँ से गायब हो गया है और उस अंधेरे की जगह अब उजाला आ चुका है। अबे आखिर वो साला बड़मुंजी का कहाँ गया? और यूजिन यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैंक होता है। अरे शॉन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे वो जैंग ह्यून, अरे उसने बताया था ना कि वो। और इतना बोलकर शॉन की बत्ती अचानक से गुल हो जाती है। मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, उसे पता है मेरे बारे में। बेलशॉन की यह हालत इसीलिए हुई है क्योंकि बंदा पूरी रात भर लगा हुआ था, क्योंकि ये अकेला कितने सारे लोगों से भिड़ा था और यही सारी थकान और ब्लड लॉस के चलते वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरा 1 महीना बीत चुका है। और हम देखते हैं शॉन को जो स्ट्रीट पे चलते हुए जा रहा है और उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही है। 1 महीना बीत चुका है जब वो सारा हादसा हुआ था।
व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने हमारे जाने के बाद काफी सारी चीजों को संभाल लिया, लेकिन मेरा स्कूल टेम्परवरी अभी बंद हो चुका है। इस बात पे वैसे तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि मुझ जैसे बच्चों को थोड़ा सा वैकेशन तो मिल गया। लेकिन न्यूज के अंदर जोसेफ का बाप इन सारे कारनामों का कल्प्रिट बन चुका है और सोशल मीडिया पर यही बातें चल रही है कि कैसे एक पिता ने अपने बच्चे के पागलपन में स्कूल के अंदर तहलका मचा दिया। लगता है युनहो की मदर भी इससे काफी ज्यादा सदमे में है, क्योंकि उनके हेल्थ इशू के चलते ये दुकान भी टेम्परवरी बंद है। और शॉन जैसे दुकान खोलकर अंदर जाता है तो अचानक से उसके माथे पर कोई गन लगा देता है, और ये और कोई नहीं बल्कि टूटी हुई गर्दन वाला डिमिट्री है। आखिर तूने यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? ओह, तो तुम सच में यहाँ पर आ गए। हाँ, हमें आना पड़ा। कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें साथ में काम करना होगा, और यहाँ पर हम गोपनीक, यूजिन, रेचल, मैरी सबको देखते हैं। क्या बात है, अब सब साथ में काम करने वाले हैं। अभी 1 महीने पहले हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। हमारे डायरेक्टर डैडी को नॉल किडनैप कर चुका है। अगर तुम फकीर लोग बीच में ना आते तो ये जंग हम आराम से जीत गए होते। लेकिन यूरी मैरी के सर पे बैट रगड़ते हुए ये कहता है, अबे साली, हम सब बर्बाद हुए हैं इस गधे की बच्चे की वजह से। शुक्र बना साली कि मैं तुझे मान नहीं रहा, क्योंकि तू बंधी हुई है, वरना अभी तेरा भेजा खोल देता मैं। तो छोटा यूजिन सबसे समझदारी वाली बात करता है और कहता है कि हम सबको ये झगड़ा करने से रोकना होगा। हमें लड़वाने वाला कोई और है जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। तो चलो सारी चीजों को वापस से एनालाइज करते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो शॉन कहता है कि बात तो सही है, हमारे लिए हमारे डेड मेंशन का लीडर किडनैप हो चुका है, और हमारे ऑर्फन की फोर्स को भी हम खो चुके हैं, और बेयरफुट का लीडर अभी भी मिसिंग है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मर ही चुका है। यानी कि मेरी बात से तुम सब लोग सहमत हो। हमारा दुश्मन कोई एक ही है जो धीरे धीरे हमको बर्बाद कर रहा है। तो आखिर बता बच्चे, आगे हमें क्या करना होगा? और शॉन इन सबको बताता है कि हमें अभी टेम्परवरी अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, यानी कि एक तरीके की गैंग। तो इसका मतलब यही है कि हमें तुम सालों के साथ काम करना होगा। और वो सब शॉन से पूछते हैं कि आखिर हमारी इस गैंग का नाम क्या होगा। अरे भाई लोग, मैंने तो वो अभी तक सोचा ही नहीं। कैसा होगा कि हम लोग बेयरफुट और डेड मेंशन इन दोनों वर्ड्स को एक तरीके से मिला दे। तो बेयरफुट एंड डेड मेंशन इस पूरे नाम का फर्स्ट लेटर निकल कर आता है बैड, और हम अब से कहलाए जाएंगे बैड चाइल्ड। और ऐसा बोलते हुए शॉन युनहो स्नैक शॉप का शटर खोल देता है, और हम देखते हैं हमारी सस्ती एवेंजर्स की टीम को। और शॉन ये कहता है, अब से हमारा एक ही गोल है, नॉल यानी कि 0 को खत्म करना। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा एक्शन और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करो, क्योंकि मैं तो अब किडनैप हो चुका हूँ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे तो परमपिता आप पर खुश होंगे। और भाइयों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।